हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष क्लास सीखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, अभी तक आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, मैक्सिमम पूरा चैप्टर वाइज जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पूरा करा दिया गया। फिर एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस के रूप में कई मॉडल पेपर और कई सारी क्लासेस दी गई हैं जो कि आपके अभी तक के वर्षों पर आधारित प्रश्नों के आधार पर है, जो कि पिछले वर्षों पर पूछे गए हैं। ठीक, उनमें से कुछ परिवर्तित क्वेश्चन भी हमने किए हैं, लेकिन अभी इस वक्त आपने देखा कि जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ उसमें उन्होंने कुछ आउट ऑफ द वे जा करके क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, क्वेश्चंस टफ नहीं थे। जैसे आप लोग हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि कभी भी आपसे प्रतिशत पूछा जा सकता है, औसत पूछा जा सकता है, माध्य मध्यिका बहुलक पूछा जा सकता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें तो कभी भी एक नंबर में कहीं भी डाली जा सकती हैं, मतलब जो बहुत सामान्य सी गणित होती है वो तो कभी भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या होता है कि वो एक तो जो दो नंबर के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में परिवर्तन कर देते हैं, वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग हमेशा इसीलिए याद रखें कि जो आप लोग डरते हैं, घबराते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिल्कुल होता है, गलतियां होती हैं। जो सिलेबस हो सिलेबस पे ही उनको रहना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाना चाहिए जो आपने दे रखा है। लेकिन अगर ऐसा करते भी हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग अच्छे से बेहतर अपने बेस को मजबूत करें। इसीलिए मैथ को सीखने पे जोर दीजिए। बच्चे ज़्यादातर डीएलएड के क्या करते हैं, केवल एग्जाम डेट आने के बाद कुछ दिन, 2-4-10 दिन मेहनत करना चाहते हैं और उसी में वो संपूर्ण गणित को सीख लेना चाहते हैं, और ऐसा फिर बाद में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि फिर क्या ही फ़ायदा, फिर ये क्या फ़ायदा, फिर आपने वैसे क्वेश्चन क्यों पढ़ाए, नहीं पढ़ाए। क्या हमको ज़बरदस्ती कोई सपना तो आता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन वो दे देंगे, है ना भाई। क्या वो बदलाव कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। अगर कोई डिफरेंट आशा से अलग कार्य हो रहा है तो वो हमें नहीं पता हो सकता, ना आपको पता ना हमें पता है। तो बच्चे इन चीज़ों को हमेशा समझें, आप लोग भी इस चीज़ को समझें। हमारा कार्य पढ़ाना है। मैं आपको गणित की एक एक आधारभूत चीज़ें सिखा दूंगा, सारी चीज़ें सिखा दूंगा। कोर्स आप जितना टफ कहिए मैं बनाऊं। क्या आपके सामने इस समय ये जो इक्वेशंस लिखे हैं, समीकरण, युगपत समीकरण, अभी आपने ऐसे समीकरण ज़्यादा नहीं किए, अब आप करने जा रहे हैं। इनसे भी अलग टाइप के बन सकते हैं और भी अलग टाइप के बन सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रकार बन सकते हैं जो आप कर ही नहीं पाएंगे इतने कम समय में। ठीक है, तो ये कहना भी संभव नहीं है कि आप सर वो सब करा दीजिए जो आए पेपर में। देखिए, जो पेपर में आए ये तो कर पाना, ऐसा नहीं, किसी को नहीं पता कि क्या पेपर में आए, और वो सब करा दीजिए 2-4-10 दिन में, ये भी संभव नहीं। हाँ, ये बात और है कि मैं आगे आने वाले समय में एक क्लास चलाऊंगा। अभी हमें भी कुछ ही महीने यूट्यूब पर इधर इस चैनल पर काम करते हुआ है, इसी चैनल पर अपने। तो अभी इसको हम अच्छे से इस पर कंटेंट अवेलेबल कराएंगे और क्वालिटी कंटेंट आपको मिल भी रहा है। आप अगर बेस सीखेंगे, बेसिक्स को जानेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन बदलाव होकर आएगा आप कर लेंगे। आप सबसे पहले तो 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स जरूर लगाइए जो आपकी यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम में चलती है, उसको जरूर सॉल्व करिए। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 इतना अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको टेट सीटेट में भी मदद मिलेगी और इधर भी मदद मिलेगी। ये सब आपको आना चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ाई ऑल टाइम करनी चाहिए। आप लोग ज़्यादातर, मैक्सिमम, मैं सब बच्चों को नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, अच्छे से समय से का सदुपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम टाइम केवल पढ़ना चाहते हैं और कुछ ही दिन पढ़ करके अब सिर्फ वो इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। तो क्या इस प्रकार से कार्य करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, आप फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे, आप बच्चों को आगे अच्छा पढ़ा पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे? क्या आपको लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें वास्तव में 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए? अगर हम इसके टीचर बनने जा रहे हैं, अगर हम 5th के टीचर बनने हैं तो हमें 8 तक का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम 8th क्लास के टीचर बनने हैं तो कम से कम एटलीस्ट हाई स्कूल तक का नॉलेज होना चाहिए। और आप लोगों को इस हिसाब से हाई स्कूल स्तर तक की गणित तो आनी चाहिए, लेकिन फिर भी 8वें तक एकदम जरूरी है, एकदम अनिवार्य है आना अच्छे से। तो आप लोग इस बातों को समझिए। साइड में आप 6th, 7th, 8th की मैथ्स भी लगाते रहिए, वहाँ से भी बहुत हेल्प आपको मिलेगी। कई क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आप देखिए हर साल में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन होते हैं। इस बार भी सेकंड सेमेस्टर में जो बदलाव जिसको बच्चे बोल रहे हैं, आप कक्षा 6 की किताब उठाइए, आप देखिए उसमें से आपको चीज़ें मिलेंगी, पिक्टोग्राफ वगैरह सब भरा पड़ा है वहाँ पर। तो क्या होता है कि आपको ये करना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो चेंज करे। अगला व्यक्ति कुछ अगर ऐसा बदलाव करता है, उससे पूर्व हम अपने अंदर बदलाव कर लें, यानी हम मैथमेटिक्स को सीख लें। अगर हमें मैथमेटिक्स आ जाएगी तो प्रश्न, अब चाहे ये रोलर का में ब्याज 70 हो और चाहे कोई 0.7 हो या फिर अंडर रूट में हो, कुछ भी हो,
रहेगा तो बेलन ही ना। अगर बेलन, शंकु, गोला, इन सब पर कोई भी प्रश्न कहीं आता है तो हमें अगर कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, बेस स्ट्रांग हो गया, तो हमें इस क्वेश्चन के मोहताज नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन छप के आ जाए तभी हम कर पाएंगे। यानी मैथमेटिक्स में सेम टू सेम, लाइन टू लाइन छप के आ जाए कर पाएंगे, तो ऐसे मैथमेटिक्स नहीं होती। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको उसे सीखना जरूरी है, और सीखेंगे जब आप मन से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, हर एक तरह की चीज़ों को समझेंगे, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जरूर सीखेंगे। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। आगे हम आप लोगों के लिए क्लास बेसिक्स की भी कर देंगे, और बाकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लास तो अभी डीएलएड के बाद में स्टार्ट करवा ही दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और इन प्रश्नों को करते हैं। आशा है आप लोग ये सब बातें समझे होंगे। ये बातें बताना जरूरी थी, समय जरूर आपका जा रहा है, लेकिन बहुत अनिवार्य है इन चीज़ों को समझना, क्योंकि बाद में बच्चे परेशान होते हैं। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो बदलाव कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी गलती है, और आप उस बदलाव से हार जा रहे हैं, ये आपकी भी गलती है, क्योंकि आप 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड का अभी आपने मजबूत नहीं किया है। तो मैं आपसे यही आपको समझाऊंगा, सलाह दूंगा कि आने वाले समय के लिए 8वीं क्लास तक के विषयों का ज्ञान जरूर रखिए। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा बदलाव किया गया है, 3x की जगह 6x किया गया है, इसको ध्यान रखिए। अब आप 6x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण लिख लेंगे, और 9x माइनस 3y बराबर 9 ये दूसरा समीकरण लिख लेंगे। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे मुख्य बात ये होती है कि इन समीकरणों को सॉल्व करते समय हमें क्या करना होता है, या तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि में कोई भी लगा सकते हैं, तो हम विलोपन से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो आपको x हटाना है तो x बराबर करिए, y हटाना है तो y बराबर करिए। सबसे पहले दोनों समीकरणों में वो पद बराबर होने चाहिए, जैसे यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मुख्य कार्य तो पहले यही किया जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए, अब जैसे मान लीजिए 6x माइनस वाई बराबर 3 है, और हमको यहाँ पर y की जगह 3 करना है, तो ऐसा नहीं कि हम यहीं पर लाके 3 से गुणा कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी किसी समीकरण में किसी संख्या से गुणा करना है तो पूरे के पूरे समीकरण को उससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 3y जरूर अब हो जाएगा भाई, इस 3 से इसमें भी होगा, इस 3 से इसमें भी होगा, इस 3 से यहाँ भी होगा, तो यहाँ जरूर आपका 3y दिखने लगेगा, लेकिन बाकी समीकरणों के मान बदल जाएंगे। तो बदलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टारगेट है इसको बराबर करना, y वाले को, तो आप बस उस हिसाब से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। ये मुख्य बात आपको मैंने पढ़ाई है, समझाई है। तो चलिए इसमें 3 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x। भाई इस वाले में 3 से आप गुणा करेंगे तो 3 से 18x माइनस 3y बराबर 3 से ये 9 हो गया। ठीक है, इधर 9 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो 9x है ही, 9x माइनस 3y बराबर 9 ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर अब किया जाएगा कि अब दोनों समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में क्या ध्यान रखते हैं कि अब y और y में अगर दोनों के चिन्ह समान है, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, दोनों के चिन्ह अगर समान ही है ऊपर नीचे, तो घटाते हैं। तो यानी यहाँ पर आप लिखेंगे घटाने पर इन दोनों समीकरणों को घटाया जाएगा। और घटाने पर अगर चिन्ह, एक बात और याद रखिए, अगर चिन्ह विपरीत है माइनस प्लस, तो वहां पर जोड़ने पर जोड़ा जाता है, ध्यान रखिए। तो अब सबसे मुख्य बात ये होगी कि यहाँ पर अगर घटाने पर ये सरल होगा, तो घटाने पर एक और स्टेप ध्यान रखी जाती है कि जब घटाया जाता है तो नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये माइनस है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है 9 तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे ये तो कट गया, क्योंकि ऊपर का माइनस का 3y, ये प्लस का 3y हो चुका है, अब तो कट जाएगा। 18x में से 9x जाएगा, 9x ही बचेगा। इधर आप देखें 9 में से 9 जाएगा 0, तो x बराबर 0। आप देख रहे हैं यहाँ से x बराबर 0 आ गया। ठीक है, x बराबर अगर 0 आ गया तो अब हम y का मान रखेंगे, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाता है। जैसे x बराबर 0 है तो हम कहेंगे x का मान, समीकरण कोई भी समीकरण उठा लीजिए, चाहे पहला या दूसरा, चलिए दूसरे में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही आप इसको रखेंगे, 9 गुणे x है तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 3y बराबर 9, तो ये तो पद पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। माइनस 3y बराबर 9, तो y बराबर 9 बटे माइनस 3 हो जाएगा, ये गुणे में है, उधर बटे में हो जाएगा, 3 3 9, तो माइनस का 3, क्योंकि नीचे माइनस लगा है। तो आप देख रहे हैं y बराबर माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे कहता है कि आप इस उत्तर की जांच भी करिए, ऐसा बोल दे, तो किसी भी समीकरण को उठाइए और ये मान रखिए। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे उत्तर की जांच करना है तो मैं मान लीजिए पहला ही समीकरण उठा रहा हूँ, 6x माइनस वाई बराबर 3 था। अब देखिए x बराबर हम 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रख देंगे, और y का ये वाला मान माइनस 3 रख देते हैं, बराबर बराबर में इधर क्या है 3। तो आप देखेंगे 6, ये 6 का 0 से गुणा होगा तो सब 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बराबर 3। तो आप देख रहे हैं इधर भी 3 और इधर भी 3, यानी ये उत्तर की जांच हो गई। अगर जरा सा वो ऐड कर दे
कि उत्तर की जांच करिए तो ऐसे कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। छोटे छोटे ऐसे ही बदलाव आपको नए लगते हैं, जब कभी ऐसा कुछ रूप स्वरूप हो जाता है। यही हुआ था अभी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, एक क्वेश्चन में यही हुआ था। उसमें एक्स और वाई और जेड के मान दिए थे, समीकरण में रख के दोनों पक्ष बराबर हो गए, वो सत्यापित हो गया। उसमें बस लिखा था सत्यापित कीजिए, इसलिए वो अजीब लगा थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, आप समझिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मालूम आप सबको होता है, लेकिन वहाँ पर पेपर के समय माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और लोग सोचते हैं बच्चे की बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। अजीब चीज़ नहीं होती, बस ये है कि हाँ, जब पैटर्न थोड़ा अजीब किया जाता है तो वो थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है s माइनस टी बराबर 3, और इधर से देखिए एक समीकरण और है, बगल में लिख देते हैं s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखिए ये तो s माइनस टी बराबर 3 है, इसको रहने दीजिए पहला समीकरण। यहाँ से हर बराबर कर लीजिए, ऐसी स्थिति में इसको इससे इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 का s से होगा तो 2s, प्लस लगा बीच में 3 का t से होगा तो 3t, और बटे में इनका आपस में होता है 3 दूनी 6 बराबर 6। ये हर बराबर करने का तरीका है। तो ये क्या आ गया, 2s प्लस 3t बराबर, ये 6 बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा तो 6 36 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरीके से एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। अब इनको सरल करना है। अब देखिए विलोपन से ही करिए या प्रतिस्थापन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं विलोपन से ही भी बता देता हूँ, प्रतिस्थापन बाद में आपको समझा दूंगा किसी क्वेश्चन में। तो ये हो गया, और दूसरा आपका 2s माइनस प्लस का 3t बराबर 36। ये दो समीकरण है। देखिए अब इसको सरल करने के लिए फिर वही प्रक्रिया, जिसको भी गायब करना है उसको बराबर होना चाहिए। तो मैं अगर t को गायब करना चाहता हूं तो यहाँ 3t है, ऊपर भी 3 होना चाहिए। तो इसलिए हम इस वाले पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो गुणा करके क्या आएगा, 3s, 3 का s से भी होगा, 3 का इससे भी होगा और 3 का इससे भी होगा। तो 3s माइनस 3t बराबर 3 तिहाई 9। अब जो ये नीचे था इसको इसी के नीचे लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि इनको जोड़ें या घटाएं, क्या करें, ठीक है। तो जोड़ें या घटाएं क्या करें, तो आप खुद सोचिए, अब बताइए। अब तो आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। दोनों t और t जो है 3t, एक माइनस एक प्लस, जब चिन्ह विपरीत हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मैंने बताया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जोड़ने पर, और जब जोड़ा जाता है समीकरणों को तो कोई आगे परिवर्तन नहीं होता, केवल जब घटाते हैं तो नीचे वालों के चिन्ह बदलते हैं। जोड़ने पर कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट जोड़िए, ये माइनस ये प्लस, खत्म। ये जोड़िए 3 2 5 s हो जाएगा, और बराबर इसको भी जोड़ेंगे तो 36 4 40 5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये s का मान निकालेंगे तो ये तो 45 है ही, ये 5 जो है उधर बटे में हो जाएगा, तो 5 9 45, मतलब आप देख रहे हैं कि s का मान 9 आ गया। s का मान यदि 9 आ गया है तो किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, या चलिए साइड में कर लेते हैं। अब यहां देखेंगे s का मान 9 है, मैं इस वाले पहले समीकरण में रख देता हूँ, छोटा समीकरण है। तो s माइनस टी बराबर 3, s की जगह 9 रखेंगे तो 9 माइनस टी बराबर 3, भाई s का मान था तो इसकी जगह रख दिया। तो माइनस टी बराबर 9 को उधर ले जाएंगे, उधर पहले से 3 है, ये 9 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का टी ये बचा ही है, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 बचेगा, भाई 9 में से 3 जाएगा 6, लेकिन ये माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस 6, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा। अब तो t बराबर 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से s और t का मान प्राप्त हो गया, s बराबर 9 और t बराबर 6। इस समीकरण में भी उत्तर की जांच आपको करनी है तो स्पष्ट है, देखिए s बराबर 9 है और t बराबर 6, 9 में से 6 माइनस होगा 3 आ जाएगा, मान रख के आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका लग चुका है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, दशमलव में लिया गया है, इसको भी देखते हैं। जैसे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और इधर है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। ये दो समीकरण आपके सामने लिखे हैं, देखिए दशमलव में हो या किसी में भी हो तरीका तो वही रहता है। अब हमें जैसे सपोज इस x को बराबर करना, देखिए हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमें x ही क्यों करना है या y ही क्यों करना है, ये भी आप ध्यान दिया करिए। भाई अगर हम y बराबर करेंगे तो हमें 5 इसमें 3 इसमें है तो 15 लासा होगा इनका, तो 15 बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों को 15 बनाना पड़ेगा। तो हमें इसमें भी कुछ काम करना पड़ जाएगा, इसमें भी करना पड़ जाएगा। जबकि अगर हम केवल इसमें देखें x वाले में तो हमें यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.4 है। अगर हम इसको केवल 2 से गुणा कर दें समीकरण को तो ये 0.4 बन जाएगा, देखिए
है ना, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसे पदों का चुनाव करें x या y में जिसको सिर्फ कम से कम काम करना पड़े। कई बार ऐसा इक्वेशन मिल ही जाता है जहां दोनों समीकरणों में गुणा करके ही काम बनता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। अब आपने क्या कार्य किया कि आपको x हटाना था, आपने माइंड में बनाया कि हमको x को गायब करना है, तो x बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए 0.2 को 0.4 होना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तभी ये 0.4 होगा। तो अब जरा गुणा करके नोट करिए नीचे, तो 0.4x हो ही जाएगा ये, प्लस 0.3 को 2 से करेंगे तो 0.6y बराबर ये 1.3 को 2 से करेंगे तो 2.6। ठीक है, क्योंकि आपको हर पद में 2 से गुणा करना होता है, जिससे भी आप करते हैं हर पद में समीकरण के करते हैं। अब नीचे देखिए जो आपका दूसरा समीकरण है उसको इसके नीचे नोट कर दीजिए, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब आप स्वयं ही बताइए कि ये दो समीकरण जो आपके x है अब गायब कब होंगे, क्या इसको घटाएं या जोड़ें? आपको यही डाउट होता है कि जोड़े या घटाएं। तो भाई आप देख रहे हैं दोनों के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब दोनों धनात्मक है, दोनों प्लस है, और जब दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाना पड़ता है। तो क्या करना होता है, घटाना होता है। तो आप सिंपली घटा दीजिए। घटाने पर दोनों को अगर घटाएंगे तो घटाने में मैंने आपको बताया कि एक स्टेप बढ़ जाती है। वो स्टेप क्या होती है कि नीचे वाले प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस दिख रहा है ये भी माइनस हो जाएगा। इतना काम एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी अब ये नीचे वाले जो पद है वो ये माइनस का हो चुका है, ये वाला प्लस था माइनस हो चुका है, ये भी प्लस था माइनस हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए घटाएंगे तो ऊपर भी समान संख्या नीचे भी समान संख्या कट जाएगा। ये देखिए प्लस का 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 बचेगा, यहाँ पर 0.1y है ना, क्योंकि बड़ी संख्या ये तो प्लस का ही बचेगा। 2.6 में देखिए इसको ऊपर नीचे लिखा है तो घटा लीजिए इसे, 6 में से 3 गया 3 बचा, और ये 0 मतलब 0.3 ही बचा यहाँ से। तो आप y बराबर निकालेंगे तो 0.3 है ही, ये वाला जो चीज़ गुणे में है 0.1 तो इधर बटे में आएगा, दशमलव हट गया दोनों तरफ से तो 3/1, 3/1 का मतलब 3। तो ये आप देख पा रहे हैं कि y बराबर 3 आ चुका है। अब अगर y का मान 3 आ चुका है तो किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे x मिल जाएगा। तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि y का जो मान आया है, y का मान समीकरण आप 2 में रख रहे हैं। 2 में इसको आप ऐसे 1 और 2 पहले ही बना दीजिएगा, है ना। समीकरण 2 में रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 0.4x है ही, प्लस 0.5 के साथ y है देखिए यहाँ, तो y के जगह ये 3 रख देंगे, और बराबर इस तरफ 2.3 है, वैसे ही रहने दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 0.4x ये प्लस हो गया, 5 ते 15 मतलब 1.5 बराबर 2.3। ये 1.5 प्लस का इसमें माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2.3 में 1.5 आप ऐसे घटाएंगे। देखिए दशमलव की संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए रूल ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है, ठीक है, तब घटाते हैं। तो घटाते हैं, देखते हैं। देखिए ये भी 15 और आप जानते हैं 15 और 8 23 होगा, तो 13 में से 5 गया 8 ही बचेगा, 0.8 ही आएगा ये। तो आपका ये आंसर इधर जा करके, अब देखिए चलिए ऊपर से मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि जगह हो जाए और फिर हम लोग काम करें। तो इतना आप नोट कर लीजिए, तब आगे देखते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका ये आया है 0.4x प्लस ये प्लस का 1.5 उसमें माइनस हो गया उधर जा करके, मतलब 2.3 में माइनस 1.5 और माइनस करके देखिए क्या आया था 0.8। तो 0.4x बराबर 0.8। तो x बराबर ये 0.4 इधर आएगा, 0.8 के नीचे आ जाएगा बटे में, क्योंकि इधर गुणे में इधर बटे में। एक अंक पे इसमें भी दशमलव, एक अंक पे इसमें भी हट जाएगा। दशमलव जब समान स्थानों पे हो तो हट जाता है। ऊपर 8/4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 तो 2 आया। इसका मतलब x बराबर 2। x का मान तो 2 आ चुका है, y का मान 3 आ गया, खत्म। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे ढंग से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक लिखा है यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0, और फिर इसके नीचे लिखा है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये आपको दो इक्वेशन लिखे। अब आप देखिए इनको अगर आप सरल करेंगे तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन से आसान भी और प्रतिस्थापन विधि लगा के सीख भी लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से
क्योंकि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलता है उसमें लिखा होता है केवल हल कीजिए, ये नहीं मेंशन होता है कि प्रतिस्थापन या फिर विलोपन। तो हम प्रतिस्थापन से करके देखते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, कोई एक समीकरण का चुनाव किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि भाई समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 उठाइए, √3x माइनस √8y बराबर 0। इससे आप x या y का मान निकालिए। तो चलिए इसको पहले वहां पहुंचाते हैं उस तरफ। तो √3x बराबर होगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा, 0 के साथ प्लस होगा √8y, और 0 के साथ प्लस का मतलब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 में जो भी जुड़ता है, जैसे मैं कहूँ 0 + 7 बताइए तो आप कहेंगे 7 ही होगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर भी यही रहेगा, √8y ही, 0 का कोई मतलब नहीं, मतलब इधर आपका ये बस इधर जाके ऐसा हो गया। अब x का मान निकाले तो √8y है ही, और ये जो √3 है ये बटे में आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये आपका x का मान आ चुका है। इस x का मान, अब प्रतिस्थापन विधि में ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, कोई भी एक समीकरण का चुनाव करेंगे, 1 या 2, हमने 2 का चुनाव किया और 2 से x का मान निकालिए। आप x निकालिए या y निकालिए, कोई फर्क नहीं, किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो आपने देखा, इसको उधर पहले भेजा और फिर ये √3 गुणे में था, इधर जाके बटे में हो गया। ये जो इस वक्त दिख रहा है ये x का एक मान दिखा। अब हम क्या कहेंगे, यही जो x का मान है दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, में रखने पर। अच्छा 1 में क्यों रखा, क्योंकि आपने ये जो x का मान प्राप्त किया है ये कहां से प्राप्त किया है, ये समीकरण 2 से प्राप्त किया था। तो अब इस मान को उठा के 1 में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 क्या है, आप देखिए √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ से x का मान रखेंगे, √2 इंटू x है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई, x की जगह अब ये रखेंगे जो आया था √8y और बटे में √3 प्लस ये √3y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर क्या होगा, देखिए √2 और √8, जब दो अलग अलग संख्याएं रूट की गुणा होती हैं, मान लीजिए √a और √b कोई दो संख्याएं गुणा की जाती है, तो बस रूट के अंदर इनका गुणा हो जाता है। ये नियम याद रखिए। जैसे मैं कहूँ √2 और √3 का गुणा करिए तो आप कहेंगे √6, अंदर गुणा हो जाएगा बस, ठीक है। लेकिन यदि कभी समान संख्याएं गुणा हो, जैसे √a इंटू √a वही संख्या हो, तो बस a आ जाता है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में √2 और √2 का गुणा तो आप कहेंगे 2, √3 का गुणा हो तो 3। ये सब नियम के तरीके से ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। ये आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, रूट वाले, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे √8 और √2 का मतलब हुआ √16, 8 दूनी 16 हो जाएगा y, और बटे में √3 प्लस √3y बराबर 0। अब मैं ऊपर से ये सब हटाऊंगा और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अभी एक स्टेप तो हो ही सकती है। 16 का √4 हो जाएगा तो ये आएगा 4y बटे में √3, ठीक है, 4y हो जाएगा और बटे में तो √3 है ही, और प्लस का ये √3y बराबर 0। अब क्या होगा, ये आपका हर बराबर होगा। हर कैसे बराबर होगा, इसका इससे गुणा किया जाएगा। तो इधर तो ये 4y आ ही चुका है, अब आगे देखेंगे, ये तो 4y है ही, और प्लस √3 3y हो जाएगा। भाई √3 गुणा होगा ना, अभी मैंने आपको दिखे बताया, तो 3 हो जाएगा, और y है तो y, और बटे में यही रहेगा जो है यहाँ बराबर में 0। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से अगर इसी के बाद हम देखें तो 4 3 7y, ये हो जाएगा 7y बटे में √3 बराबर 0। अब √3 बटे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसको। आपका जो x का मान आया था उसको आप कहीं नोट रखिएगा। x का मान आपका जो बदल के आया था वो ये आया था, ये वाला, इसको मैं लिख देता हूँ √8 बटे √3y, ये आया था अभी। तो अभी के लिए फिलहाल जो आया है, अब देखिए सॉल्व करिए, ये 7y बटे √3 बराबर 0 आया है ना, ये तो ये उधर जाएगा, 0 से गुणा होगा तो 7y बराबर 0, तो y बराबर भी ये 0 है, बटे में 7 होगा क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये ओवरऑल 0। तो आप देख रहे हैं y बराबर 0 आ चुका है। अच्छा, y का मान अगर 0 आ गया तो ये देखिए जो समीकरण आपका चेंज होकर बना था, x यहाँ पर रखेंगे क्योंकि x बराबर क्या है, √8 बटे √3 और यहाँ इंटू y का मान 0, तो कुछ भी जब 0 से गुणा होता है तो सब 0 ही हो जाता है। तो x भी 0 आ गया यहाँ पर, x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो इस समीकरण को आपने ध्यान से देखा, यहाँ पर x और y दोनों ही 0 हो गए, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे अच्छे से कि ये कैसे किया गया।
ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, आप सब कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने लिखा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2, और एक समीकरण और है इधर x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये वाला समीकरण 1 है, ये वाला 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समीकरण को क्या करेंगे, आप इनका हर बराबर करना जानते हैं जिसमें बटे में कुछ संख्याएं दी हों, तो इसको इससे और इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y और बटे में 3 दूनी 6 बराबर का -2। अब ये देखिए 9x माइनस 10y बराबर, ये जो 6 बटे में इधर गुणा हो जाएगा, -2 के साथ 6 गुणा हो जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण इस रूप में आ गया। अब इसको भी ऐसे ही करिए सेम तरीके से, इसको इससे और इनको आपस में, मतलब 2 को x से 2x प्लस 3 को y से 3y और बटे में इनको आपस में 3 दूनी 6 और इधर 13/6। 6 और 6 कट जाएगा अगर आप डायरेक्ट कर पाते, नहीं तो आप सोचिए 6 बटे में इधर गुणे में जब आएगा तो भी ऊपर से ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका आ चुका है दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये समीकरण आपका 2x, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि बराबर क्या होगा, तब फिर लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा जगह बच जाएगी। अब जरा आप देखिए दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, आप किसको गायब करना चाहते हैं। अगर आप x वाले को करना चाहते हैं तो 9 और 2 को बराबर करना पड़ेगा। अगर आप y को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक, ये एक ऐसा समीकरण है। अब इसको हम लिख ही देते हैं नीचे, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा समीकरण है कि दोनों ही समीकरणों में गुणा करके बराबर कर पाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए सपोज आप y को हटाना चाहते हैं, तो y को हटाने के लिए आपको 10 और 3 का लासा लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा 30, है ना। तो 30 लाना पड़ेगा। 30 लाने के लिए इस समीकरण को पूरा भाई 3 को 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, और इस वाले समीकरण में 10 को 30 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और 2 को 10 से गुणा करने पर आपका चेंज होकर इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? देखिए इसमें 3 से गुणा हो रहा है तो 3 9 27x, भाई इसमें भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 3 से गुणा, 3 9 27 माइनस 30y बराबर माइनस का 36। इसमें करिए जरा तो 10 दूना 20, भाई 10 दूना 20x प्लस 10 33y बराबर 13 धामा 130। ठीक, ये समीकरण अब आ गए। अब इनको जोड़े या घटाएं, वही प्रश्न फिर आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, y तो बराबर हो चुका है, आप स्वयं से बताइए क्या करें, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस जब विपरीत चिन्ह हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब समान चिन्ह हो तो घटा देते हैं। तो हम जोड़ने पर, और जोड़ने पर कुछ भी परिवर्तन अब आगे नहीं होता, सीधे जोड़ दिया जाता है। ये माइनस का, ये प्लस का खत्म, इसको सीधे जोड़ दीजिए तो 20 27 47x। इसको देखिए प्लस माइनस करेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ से 30 तो और हटेगा, 6 और 94 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 130 से 36 घटेगा, प्लस माइनस होकर 94। तो x बराबर ये 47x है, 47 उधर जाएगा तो 94 के नीचे बटे में हो जाएगा, 47 एकम 47 दूना 94। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 2 आ चुका है, x बराबर 2 आ चुका है। ठीक है, x का मान 2 आ गया है, तो अब तो आराम से y का मान निकाल लेंगे। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर y का मान निकालते हैं। चलिए x बराबर 2 आया है। अब हम क्या करते हैं, इस x बराबर 2 को समीकरण 2 में ही रख देते हैं। x बराबर 2 का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में, ये जो आपके सामने है में रखने पर किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ पर x बराबर 2 आया है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस 3y बराबर 13, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13। ये 4 उधर माइनस होगा, 3y बराबर 13 में -4, क्योंकि ये +4 है, उधर जाएगा -4 हो जाएगा। तो 3y बराबर आप देख रहे हैं 9, 13 में से 4 जाएगा 9, तो y बराबर 9/3, क्योंकि ये 3 गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, 3 एकम 3 3 9, यानी y बराबर 3, y 3x2 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट और चीज़ों को देख लेते हैं।
अब ये एक क्वेश्चन आपका था 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। एक्चुअली मैंने इसको एक बार और 2 बार शायद 2 जगह कराया है, तो उसमें एक बार मुझसे ये सेंटीमीटर में शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं गया था, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज थे। तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया करिए, यदि कहीं कोई दशमलव का गुणा हो रहा है या कहीं कोई ऐसा प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो जा रही, तो आप रूल पर पूरा फोकस किया करिए, ठीक है। ऑल्दो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं पर गलती ना होने पाए, लेकिन फिर भी लेंदी क्लासेस होती हैं, हर तरह से लाइट पंखा सब बंद होता है, हालत ख़राब होती है गर्मी से, तो कभी मिस्टेक हो जाती है। सामने से क्या होता है, बच्चे बोल सकते हैं कि ये सर चेंज हो गया या कुछ गलत हो गया, तो इम्प्रूव हो जाता है। तो आप लोग इतना माइंड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रोलर का व्यास दिया है कितना, 70 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी त्रिज्या आप अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इसमें त्रिज्या चाहिए। रोलर क्या होता है, रोलर एक तरह से सिलेंडर ही होता है। ये जो रोलर होते हैं सिलेंड्रिकल ही तो होते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो व्यास 70 था, तो व्यास त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, 70/2 कर देंगे तो आएगा 35 सेंटीमीटर। अभी आप देखिए ये सेंटीमीटर में 35 आ गया, जबकि आगे कहा गया है लंबाई 2 मीटर है। इस रोलर की लंबाई आप देख रहे हैं, ये 2 मीटर बताई जा रही है। लंबाई को ही अगर आप ऐसे बनाएं इस बेलन को, तो यही ऊंचाई हो जाएगा। भाई सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेलन जब लेटा हुआ है तो लंबाई, जब ऐसे खड़ा होगा तो ऊंचाई बोल देंगे, ठीक है, यानी लंबाई ही ऊंचाई होती है। तो हम इसका मतलब इसको बेलन की ऊंचाई मान लेंगे, ऊंचाई यानी h बराबर 2 मीटर। अब क्योंकि ये मीटर में और वो सेंटीमीटर में, यही प्रॉब्लम थी। आपको इसको वर्ग मीटर में बताना है, यानी आपको फाइनली सेंटीमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 35 को बस 100 से भाग ही तो करेंगे, तो ये 0.35 मीटर हो जाएगा, यानी 0.35 कह लीजिए, 0.35 मीटर हो जाएगा। अब हम ये वाला मान प्रयोग करेंगे। तो अब क्योंकि रोलर क्या बोल रहा है कि एक रोलर का व्यास इतना, लंबाई इतना, तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, आप खुद बताइए। जैसे सपोज ये रोलर है, ठीक है, अब इसको अगर चलाना है तो ये एक चक्कर में अपनी इस वक्र पृष्ठ के बराबर ही तो चलेगा, जितनी इसकी गोलाई है उतना ही तो कवर करेगा। भाई कोई भी रोलर अगर आप उसको रोल करेंगे तो वो एक चक्कर का मतलब उसका स्वयं का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, यानी कि बेलन द्वारा, बेलन कहें या कह लीजिए रोलर है ना, द्वारा एक चक्कर, अगर एक चक्कर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसी का बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये बात याद रखिए। वक्र पृष्ठ कहे या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, ये होगा। तो इसका मतलब, और अब इसका मतलब एक चक्कर इसके वक्र पृष्ठ के बराबर है। खुद ही इसका जो ये आपका देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये जो सरफेस है ये वक्र पृष्ठ होता है, ये वाला पार्ट हिस्सा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होता है 2πRh। एक चक्कर में इतना हो गया। आपको चक्कर निकालने हैं 50, तो हम लिखेंगे 50 चक्कर में। इसी तरीके से यही सेम चीज रिपीट करेंगे 50 चक्कर में, तो 50 से गुणा हो जाएगा। भाई 2πRh एक चक्कर का था, 50 चक्कर में 50 से गुणा, तो 50 गुना कितना हो गया 100 πRh। इसमें मान रखिए जरा, 100 ये है ही। पाई का मान आप चाहिए तो रखिए अभी, और नहीं बाद में देखेंगे। चलिए रख देते हैं अभी से, 22/7 गुणे आर का मान आपका 0.35 यानी 0.35, और एच का मान ऊंचाई देख रहे हैं आप 2 मीटर, तो ये हो गया 2। अब आप देखेंगे यहाँ से कि 100 और 22 का तो 2200 हो जाएगा, और बटे में ये जो 7 है, 7 एकम 7, 7×5 35, इसको आपको 0.05 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले दशमलव लगेगा, फिर 2 अंक कट रहे हैं इसलिए 0 बढ़ा के, है ना। क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं अगर 7 और 5 ऐसे लिखते तो 7×5 35 होता, लेकिन फिर 3.5 आता। अब यहाँ 0.35 था, ये वाला 0.35 था, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको 0.05 आप देखिए करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिए, ये हो गया। तो आपने देखा ये तो 22 हो गया, तो नीचे बटे में कुछ बचा नहीं, और गुणे में यही बचा 0.05 के साथ 2, ठीक है। अब अगर 2 से इसको करेंगे तो ये 2200 तो ये है ही, गुणे 5 दूनी 10 होगा, 5 और 2 का गुणा 10 होगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव है तो ऐसे दशमलव लगेगा, तो 0.1 बोलेंगे इसको। भाई अब इस 0 का कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2200 था, 2200 ही लिखेंगे, ये 2200 था,
तो अब आप देखेंगे ये 2200 को 0.1 से करेंगे ना तो 220 आएगा, 220। भाई एक ही बार होगा लेकिन एक अंक पे दशमलव लग जाएगा बस। तो 220 आपका ये आ चुका है, कितने वर्ग मीटर चलेगा, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, तो 220 वर्ग मीटर चलेगा, ये आपका हो चुका है। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, हो चुका ये भी क्वेश्चन आपका। अब एक प्रश्न आपके सामने और लिखा दिख रहा है, इसको भी करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 6 अंक हो, 5 अंक हो, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी, तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या ही आप ले लीजिए। जैसे 6 अंकों की संख्या लिखनी होती है तो 6 बार 9 लिया जाता है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, फिर इसका वर्गमूल लिखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या बताने के लिए 6 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर वर्गमूल करेंगे। आगे की प्रक्रिया ध्यान से देखिए क्या होगा, कैसे बताएंगे। तो अब ये होगा कि इसमें जोड़े बनाएंगे इधर से, है ना, जोड़े बना लिए, इस साइड से आप जोड़े बनाते चले जाएंगे, पेयर कर लेंगे, जो कि वर्गमूल निकालने का तरीका होता है। अब 99 है तो 2 ऐसी संख्या लेंगे, वर्गमूल मैंने आपको पढ़ाया, जिन लोगों को ना आता हो तो वर्गमूल चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। 99 करने के लिए ये होगा, 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसको आपस में ही गुणा करें तो 99 हो या इससे कम रहे। जैसे मैं 8 को 8 से ही करता हूँ तो 64, 7 को 7 से करूँगा 49, 9 को 9 से करूँगा तो 81। अब इससे आगे तो हो नहीं सकता, तो 9 बार पूरा लीजिए। 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, और एक बार 9 ऊपर भी लिखिए, क्योंकि यहाँ आंसर के रूप में लिखा जाता है। अगर वर्गमूल निकालना होता है तो ये करना होता है। 9 9 जो आया 81, उसको इसके नीचे लिखिए। अब रूल ये होता है कि जैसे इसको हर बार माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहाँ से भी 9 में से 1 गया 8 बचा, 18 हो गया। ये कर लेते हैं, और फिर अगली स्टेप करने के लिए इधर के जो दोनों संख्याएं हैं इनको ऐड करके लिखा जाता है। 9 9 18, वो भी थोड़ा स्थान छोड़ के, ताकि अगली प्रक्रिया अब यहाँ की जाएगी तो थोड़ा स्थान छोड़ लिया जाता है, इस तरफ बढ़ा के जोड़ते हैं। अब देखिए जब ये हो गया तो अगला जोड़ा पूरा पूरा पेयर नीचे कॉपी किया जाएगा, यानी 99 ये पूरा पूरा इसके साथ आएगा कॉपी होकर के। ठीक है, अब हम फिर वही सोचेंगे कि इस 1 और 8 तो यहाँ है ही, यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे उतना ही यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 1800 समथिंग, यहाँ 180 के आसपास चीज़ें बनेंगी। तो 180 मतलब 8 ही 9 बार जाने के चांसेस फिर जा रहे हैं। देखिए 8 बार चेक करिए, 8 बार 8 28 64, 6 8 28 64, 6 70, 8 एकम 8 और 7 15, 1500 रह गया, जबकि 1800 है। तो पूरा 9 बार मतलब जाएगा ही जाएगा। 189 लिखेंगे ऊपर भी तो 9 नीचे भी लिखेंगे। ध्यान दीजिए 18 के बाद जो यहाँ लिख रहे हैं वही नीचे लिख रहे हैं, जो यहाँ लिख रहे हैं वही नीचे लिखा जाता है, बस ये बातें ना भूलिए हमेशा। तो 9 9 81 का 1 हाथ से लगा, 8 9 72, 8 80, 80 के 8 हाथ से लगा, 8 9 कम 9 8 17। अब देख रहे हैं 1701। तो कितनी बार में, 9 बार में। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, हर बार की तरह, और ये 9 बार जा रहा है, ऊपर भी लिखते चलेंगे। जो आया उसको यहाँ लिखिए। ठीक है, अब आप ये लिखेंगे तो फिर से वही, इसको घटाइए जरा, कितना बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 का ये पूरा 9 ही बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचा। ठीक है, और इधर की संख्याओं को फिर से जोड़ लेंगे और थोड़ा स्थान इधर बढ़ा के, तो 9 9 18 और 8 1 9, और ये हो जाएगा 198। आप देख रहे हैं यहाँ 198 आ चुका है। अगली बार यही जोड़ा बचा, इसको भी कॉपी किया जाएगा, उतारा जाएगा। तो अब आप इसको पूरे जोड़े को उतारेंगे, यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, आप ये सब समझ रहे होंगे एक एक स्टेप। तो अब क्या होगा, ये देखिए 198 यहाँ पर आ ही चुका है। हम इसके बाद जो भी लिखेंगे वही नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ भी इसके बाद लिखेंगे लगभग 1980 के बाद की संख्या होगी। जैसे 1 लिखेंगे तो 1981, तो 1 से ही करेंगे। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर 1900 यानी लगभग 2000 के आसपास की संख्या है ये, और यहाँ पर देखिए 19,800 है, तो लगभग 9 या 10 बार ही जाएगा, क्योंकि 2000 को 9 बार करेंगे 18,000 होगा, जबकि यहाँ पर 2000 छोटी संख्या, मतलब 9 बार फिर चला जाएगा, 9 बार फिर चला जाएगा। तो 9 9 81, हाँ 9 9 81 के 1 हंसे लगा 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हंसे लगा 8, 9 9 81, 8 89 के 9 हंसे लगा 8, 9 कम 9 8 17, 17,901। इसके नीचे आप 17,901 लिखेंगे, और ये कितनी बार में आया है, ये आया 9 बार में, 9 ऊपर भी 9 यहाँ भी। इसको फाइनली घटाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब अच्छा, ये 9 बार जब गया था तो इसको भी ऊपर भी लिख लेना था, यहाँ भी लिख लीजिए। अब आप घटाइए जरा जो भी आए, तो घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8,
ये 9 ही रहेगा, ये 8, 18 में से 9 गया 9, और ये 1, 1998। अब कोई भी प्रक्रिया आगे बची नहीं, ना आगे कोई नंबर्स बचे हैं तो उसको करना नहीं, यहीं रोक देना है। ये जो संख्या बची है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने वाले सवालों में यहाँ पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकाला जाए, तो जब अंतिम स्टेप ये आ जाए तो इसको ही फाइनल, अगर ये बचता नहीं तो ये पूरा कट गया होता, पूरा वर्गमूल निकल जाता और पूरा पूर्ण वर्ग होता। तो ये जो बचा है इसी को हटाना है आपको। यानी कि अब आप लिखेंगे, बस अगली स्टेप इतनी है कि भाई 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना है, 9 9 9, ये 6 बार है ही, माइनस करेंगे 1998, माइनस कर दीजिए बस, ये 9 6 बार है, 1998 माइनस करिए, देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से ये 8, ये 9 और ये 9, मतलब फाइनली आप देख रहे हैं 998001। ये ऐसी संख्या है जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मुझे आशा है कि आप ये वर्गमूल भी आपका रिवाइज हो गया होगा कैसे करना है, और आप ये भी समझ गए कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें विशेष ध्यान रखनी थी आपको, इसी तरीके से चलना है। आप लोग ढंग से सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और खूब अच्छे से समझिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और युगपत समीकरण का ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा सा आपका एक आध क्वेश्चन और हो जाए और आप प्रैक्टिस उसकी कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक प्रश्न मैं और लेता हूँ और उसको भी करते हैं। अब आपके सामने 2 और प्रश्न लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे और इनसे आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला समीकरण आप में है 5x + 4y = 10, और यहाँ पर है 2x + 6/5y = 4। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों समीकरण को एक रूप में होना पड़ेगा, जैसे x, y और संख्या, तो ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पर बटे में एक संख्या है तो हम क्या करते हैं, बटे से पहले सरल कर लेते हैं। तो आपको मालूम है जैसे एक ऐसे भिन्न अगर लिखा होता तो हम कैसे सरल करते, इसको इससे एलसीएम लेते, 5 दूनी 10 + 6 16 हो जाता है, ऐसे ही करते ना। तो इसमें क्योंकि लेकिन यहाँ पर अंक है और यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा, 5 को इससे करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, 5 दूनी 10x और फिर प्लस है और ये 6y है और बटे में ये 5 है तो 5 ही रहेगा बराबर 4। पहले हम इस समीकरण को देखिए बदल रहे हैं, तो अब ये आपका 10x + 6y है ही बराबर, ये 5 इधर जाएगा, बटे से इधर गुणे में हो जाएगा तो 5 चौके 20। ये आपका दूसरा समीकरण और ये पहला ऊपर था। दूसरा समीकरण बदल के इस रूप में आ चुका। अब आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है तो आपका टारगेट होगा x या y को एलिमिनेट करना यानी गायब करना। तो उसके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। x अगर गायब करते हैं तो x बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ 5x है, यहाँ 10x है तो यहाँ 10x होना चाहिए। अगर आप y बराबर करते तो 6 और 4 का लासा लेकर के आपको 24 या 12 होगा, 6 और 4 का लासा, तो 12 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, डबल काम हो जाएगा। 10 को अगर बराबर करें तो 10x यहाँ है, यहाँ 5x में केवल 2 से गुणा हो जाए बस। तो यही कर लेते हैं, ये आसान बात होगी, एक ही में करना होगा। तो मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देता हूँ। आप लोग इसको आगे लिख करके करिएगा कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर फिर गुणा करके इसके नीचे लिखिएगा, है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए। तो गुणा करिए जरा, इसका इससे करेंगे तो 5 दूनी 10x, फिर इसका इससे भी होगा, भाई सभी पदों से होता है गुणा, तो आपका ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8y, है ना, और 2 का इधर 10 से तो 2 दहम 20। ठीक, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपका आप देख रहे हैं ये आपका हो चुका है गुणा, दोनों समीकरणों में गुणा हो गया है। ठीक है, तो अब ये समान हो गया, वो और बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए हमें x को गायब करना था, बराबर हो चुके और दोनों x धनात्मक है, इसका मतलब हम लिखेंगे घटाने पर। जब दोनों चिन्ह प्लस के हों तो घटाया जाता है, या दोनों माइनस के हों तो घटाया जाता है। घटाने पर एक स्टेप और होती है कि नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए तो ये सब प्लस है, ये माइनस हो जाएंगे, ये तो खत्म। 6y और 8y, तो ये बचेगा माइनस का 2y, भाई 6 में से 8 जाएगा, -2 बचेगा ना। यहाँ पर सब कट गया 0, तो y बराबर 0 के साथ ये -2 बटे में जाएगा, तो 0 से कुछ भी भाग होगा 0 ही आएगा। इसका मतलब y बराबर तो 0 आ गया। ठीक है, y बराबर क्या आ गया, 0। अब क्योंकि y का मान 0 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। अब देखिए चलिए रखते हैं, तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं। 0 आया है तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 था 5x + 4y = 10,
यहाँ पर 5x + 4y, y बराबर 0 आया, 0 रख दीजिए, बराबर 10। 5x ये तो 0 से गुणा होकर पूरा ही 0 हो जाएगा, तो केवल इधर बचेगा 10, ये खत्म, इससे कोई मतलब नहीं। तो x बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये जो 5 है ये उधर बटे में हो जाएगा 10 के नीचे बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी x बराबर 2। x बराबर 2 और y बराबर आपका 0 आया था। इस प्रकार से दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। अब आपको चेक करना है तो किसी भी समीकरण में मान रख के उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उत्तर की जांच करवा देता हूं, जैसे इसमें कर लीजिए 2x + 6/5y बराबर 4। देखिए इसमें मान रख के चेक करते हैं। x का मान 2, तो 2 के साथ गुणे में 2x का मान रख दिया, देखिए, प्लस 6/5 गुणे y का मान 0, 0 रख दिया, देखिए y का मान रख दिया, बराबर में 4। देखिए ये 4 हुआ, ये तो 0 से गुणा होकर सब 0 हो जाएगा, तो कोई जरूरत ही नहीं, 4 में 0 जुड़ेगा, 4 ही रहेगा। दोनों पक्ष देखिए बराबर, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब ये उत्तर भी सही है और उत्तर की जांच भी आपकी हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है 6x + 3y बराबर 6xy, और अगला है 2x + 4y बराबर 5xy। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे मान लीजिए x या y को एलिमिनेट करना है, तो देखिए समीकरण 2 में अगर हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ऊपर तो ये 6x है ही, ऊपर वाला समीकरण मैं ऐसे ही नोट कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने ऐसे नोट कर दिया ऊपर वाले। अब इसमें गुणा करके इसके नीचे लिख दीजिए 3 दूनी 6x + 3 का यहाँ भी होगा 12y, और बराबर यहाँ भी होगा, तीनों पीछे 15xy। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे समीकरण बन गए। अब ये x और x हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। देखिए ऐसे समीकरणों को हल करने के और तरीके होते हैं, उसमें कुछ और अल्फ़ाबेट मान के किया जाता है, तो ऐसे भी हो जाता है, वो भी आगे आपको बता दूंगा। लेकिन चूंकि ऐसे समीकरण इस प्रकार भी किए जा सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ हो गया घटाने पर, तो आप घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये +12y तो ये -12 हो जाएगा, ये +15 ये -15, क्योंकि घटाया जब जाता है तो नीचे के चिन्ह जरूर बदलते हैं। अब ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है 3y, ये माइनस का 12y हो चुका है। अब ये ध्यान दीजिए प्लस नहीं माइनस का 12 माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9y, भाई 12y में से 3y जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस का 9y। यहाँ पे देखिए 15 में 6 जाएगा, 9 ही बचेगा, 9xy बचेंगे, भाई 15xy से 6xy जाएंगे, 9xy बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस, इसलिए माइनस का, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो खत्म, यानी 9y बराबर 9xy। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ये 9 है, इधर 9xy है, हम इस y को इधर लाएं तो बटे में y से y कट जाएगा। ठीक है, अब ये 9 बचा और इधर केवल 9x बचा। अब एक बार में ये x निकालना है तो इधर लाएंगे, तो 9 के नीचे बटे 9, क्योंकि गुणे में है तो इधर बटे में, तो x बराबर 9 1 कम 9, मतलब आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 आ गया। अब क्योंकि x बराबर 1 आ गया तो हम इसका मान रखेंगे किसी भी समीकरण में, x बराबर ये जो 1 आया है इसका मान, चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी रख लीजिए, तो समीकरण 1 है 6x + 3y बराबर 6xy। इसी में देखिए मान रख के हम y निकालेंगे। x बराबर 1 आया है तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x दिखेगा 6 गुणे यहाँ पर xy, ये तीनों गुणे में माने जाएंगे, 1 रखेंगे तो गुणे y। अब 6 कम 6 + 3y बराबर 6y, 3y उधर जाएगा तो ये 6y है ही, ये प्लस का 3y उधर -3y हो जाएगा, ये 6। अब देखिए 6 में से 3 गया तो 3y ही बचेगा, 6y में 3y जाएंगे, 3 ही y बचेंगे। अब ये 3 इधर आएगा तो 6 के नीचे बटे में हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आप देख रहे हैं कि y बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 1, ये आपके उत्तर हो गए। इस प्रश्न के लिए आप चेक करना चाहें तो इसको आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1 आया था, y बराबर 2, मैं इधर लिख लेता हूँ और इधर आपको जांच करके दिखाता हूँ कि ये सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, या फिर उसमें जांच करने के लिए बोला ही गया हो, तो देखिए आप चेक करिए, भाई 6x + 3y बराबर 6xy है। अब इसमें हम दोनों मान चेक करते हैं। 6x का मान रखिए गुणे 1 + 3 और y का मान है 2 बराबर, इधर भी रखिए 6 गुणे 1 गुणे y का मान 2, सारे मान रख दिए। देखिए 6 और ये 3 दूनी 6 और इधर 6 दूनी 12, आप देख रहे हैं इधर भी 6 6 12 और इधर भी 12, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच भी हो गई और यानी हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है और ये वैल्यूज़ भी सही हैं। ठीक है,
तो आई थिंक आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ गए हैं और ढंग से सीख रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ जिन जिन चैप्टर में कुछ डिफरेंट अप्रोच बन सकती है आपको, आपके एग्जाम तक वो क्लासेस भी कराई जाएंगी और कुछ डिफरेंट वे में आपके लिए कार्य किया जाएगा। तो आप लोग बाकी निश्चिंत रहें, कार्य करिए। लेकिन ये भी बात सच है कि हम लोग कितना भी कर लें, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है कि कोई प्रश्न कहाँ से कितना बन सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। आप ये ना सोचिए कि अगर हम 50 टाइप कर लेंगे तो उन्हीं 50 टाइप में आएगा। आने की संभावना जरूर होती है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि यही होना चाहिए, कुछ भी बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि बदलावों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को बदलिए, यानी आप स्वयं ही अपने बेस को स्ट्रांग करिए, मैथ को सीखिए। मैथ को सीखने में समय जरूर लगेगा, मगर एक बार जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपसे कुछ भी पूछेगा वो, ठीक है। जैसे देखिए ये उसी अप्रोच से लगना था, लेकिन XY ऐसे लिखा, अब आ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि लगना वैसे ही है, सब कुछ है, मगर अजीब लगता है। तो यही चीज़ें होंगी जब आप अच्छे से सीख लेंगे, बेसिक्स आ जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। हमेशा मैथ सीखिए, रटिए नहीं, कुछ प्रश्नों पर निर्भर मत होइए, हमेशा कॉन्सेप्ट पर निर्भर होइए। आगे से याद रखिए अब तक जो आपने किया सो किया, और आगे आप लोग जो ये एग्ज़ाम टाइम केवल पढ़ते हैं, ये आदत बदलिए। अपना अध्ययन तब तक करिए जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए, आप वेल सेटल ना हो जाएं, और फिर आगे आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो सीखने की प्रक्रिया जीवन में अनवरत चलनी चाहिए और चलती ही रहती। सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं ख़त्म होती। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको सीखते रहना है, सीखते सीखते आगे बढ़ना, उसी में कमाना खाना है, खुश रहना है, इस छोटी सी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है और लोगों में खुशियाँ बांटिए, समाज का कल्याण करिए, अपना भी सोचिए, लोगों का भी सोचिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।